गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट टेस्ट दे रहे हो? क्योंकि अभी मैंने देखा था कि शायद एक ही बच्चे ने टेस्ट दिया है। टेस्ट देने के लिए अपना ऐप ओपन कीजिए, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो उसमें आएगा शो माई एग्जाम या शो माई टेस्ट। उसे क्लिक करेंगे तो आपके दो टेस्ट सेट थ्योरी के अपलोड हो रखे हैं। तो एक दिन ना, एक में 20 क्वेश्चन है, दूसरे में 30 है। बट पहले माइनर टेस्ट 1 ही देना। नहीं था, नहीं 23 तारीख को डला हुआ है। अब नहीं था क्या, मैंने खुद देखा है, खुद डाला हुआ है, अभी खुद देखा हुआ है। और एक मैं कह रहा हूं एक दो बच्चों ने दे भी दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार मैं देख लेता हूं, सर को बुला लेता हूं, वो शायद समझा पाए आपको कि टेस्ट कैसे दे पाओगे आप। सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो सर ने कहा है टेस्ट के बारे में बताने के लिए आपको कि टेस्ट कहाँ है, आपको नहीं दिख रहा है तो मैं टेस्ट दिखा रहा हूँ कहाँ पे है। आप ये आपका ऐप है, आप ऐसे ऐप ओपन करोगे अपना, तो जब आपका ऐप ओपन, जैसे मेरा भी हो ही रहा है, जब एक बार ऐप ओपन हो जाएगा, जैसे ये हो गया ओपन, दिख रहा है आप लोगों को? देखो एक बच्चे को मिल भी गए। देखो मैथ, सबसे पहले जो ये बैनर है, बैनर के नीचे मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, जहां पे आपको आपके वीडियोज मिलते हैं। ठीक है, जैसे आप देखो यहाँ पे यहाँ पे आपको वीडियोज मिलेंगे आपके, इसको ओपन करोगे, इसके नीचे आपके क्लासेज होंगे, क्लासेज के नीचे यहाँ पर योर असाइनमेंट्स लिखा हुआ है। यहाँ पर जो योर असाइनमेंट्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे आपके, और उसके जस्ट नीचे योर शेड्यूल्ड एग्जाम्स लिखा हुआ है। इस योर शेड्यूल्ड एग्जाम्स पे आप क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही देखो ये टेस्ट ओपन हुआ। ठीक है, ये एक्टिव टेस्ट है, तो मैंने नेट का खोल रखा है इसलिए नेट का दिख रहा है। वैसे ही जब आप फर्स्ट सेकंड ग्रेड, देखो मैं फर्स्ट सेकंड ग्रेड पे आता हूं, तो जैसे आरपीएससी टीचर फर्स्ट सेकंड ग्रेड में सेम वैसा ही हुए। इसके बाद टुडेज क्लास, अभी सेट रिलेशन फंक्शन की क्लास 7 PM पे चलेगी, चल रही है। योर असाइनमेंट, उसके जस्ट नीचे योर शेड्यूल्ड एग्जाम्स, उस पर क्लिक करोगे तो देखो सेट माइनर टेस्ट 1 है ना, और एक टेस्ट और होगा सेट माइनर टेस्ट 2। तो ये दो टेस्ट इसमें अपलोडेड हैं, आप जब चाहो तब इन्हें दे सकते हो। ठीक है, ठीक है। इसमें जैसे आप ओपन करोगे तो मान लो आपने, जैसे मान लो मैं इस पे गया और मैंने टेक टेस्ट पे ओपन किया, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा नीचे में, जो भी आपने पढ़ना है, जो भी इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद नीचे आपके पास ऑप्शन आएगा टेस्ट लैंग्वेज। एक इंग्लिश होगा और एक हिंदी होगा। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी को क्लिक करना, आपको आपके सारे क्वेश्चंस हिंदी में मिलेंगे, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आप इंग्लिश को क्लिक करना, आपको आपके सारे क्वेश्चंस और आंसर्स इंग्लिश में मिलेंगे।
ठीक है। टेस्ट आप एक ही बार दे सकते हो, लेकिन आप अपने टेस्ट को जितनी मर्जी चाहो उतनी बार देख सकते हो कि आपने क्या आंसर दिया था, बाकी लोगों ने क्या आंसर दिया था, और आप कहां पे स्टैंड करते हो। ठीक है, आपने किस क्वेश्चन में कितना टाइम लगाया, उस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है, ये सारी चीजें आप जितनी मर्जी चाहो उतनी बार देख सकते हो। लेकिन टेस्ट आप एक ही बार दे पाओगे, क्योंकि टेस्ट अगर आपने दे दिया तो आपकी रैंकिंग आ गई। अब अगर आप उसी टेस्ट को बार बार देते रहोगे तो हर बच्चे की रैंकिंग सुधरती जाएगी और किसी का पता नहीं चल पाएगा कि भाई कौन कितना पढ़ रहा है, क्या कर रहा है। इसीलिए टेस्ट आप एक ही बार दोगे, देख आप जितनी मर्जी चाहो उतनी बार सकते हो। ठीक है बच्चों, समझ गए ना? बाकी आप सर से पूछो, सर बताएंगे बाकी चीजें। जी तो स्टूडेंट्स, तो सबको आई थिंक पता लग गया होगा कि टेस्ट कब देंगे और कैसे देना है। ठीक है ना? टेस्ट केवल एक ही बार ओपन होगा, तो जब आपको लगे कि अब मैं प्रिपेयर हो चुका हूं तभी उस टेस्ट को ओपन करके दें। बाद में आप अपने हिसाब से जैसे मर्जी टेस्ट को बार बार देखो, वो तो आपकी इच्छा है। ठीक है ना? तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे स्टूडेंट रेंज, परिसर कैसे ज्ञात करते हैं, हम ये देख रहे थे। और हमने देखा था कि डोमेन यानी प्रांत को ज्ञात करने का एक फिक्स कोई तरीका था। वो जो 4 हमने मेथड किए थे, 4 जो उसके रूल के पॉइंट थे, वो पॉइंट करने के बाद हम आराम से प्रांत यानी डोमेन निकाल पाए। मगर रेंज के लिए ऐसा नहीं था। रेंज में अभी तक हमने जितनी भी टाइप की है, रेंज में अभी तक हमने जितनी भी टाइप की है स्टूडेंट, उसमें आप देखिए कि हर बार आपके पास प्रोसेस चेंज होता जा रहा है। मतलब रेंज जो है एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आप इसमें इंप्रूवमेंट करते जाओगे। बट एग्जाम में जो आता है खैर वो आसान ही होता है। और डोमेन के जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने किए, मगर साथ साथ उनमें से हर क्वेश्चन आप ऑप्शन से जरूर कर सकते हो, ऐसा भी मैंने बताया था। आप इवन कोई भी क्वेश्चन है जो हमने किए, मान लो हमने 20 क्वेश्चन किए, सपोज आई थिंक 20 के आसपास किए, हमने 20 क्वेश्चन के आसपास किया था। अभी सर मुझसे गाड़ी की चाबी लेके गए, वो डिजिटल बोर्ड ही देखने जा रहे हैं। एक बच्चा पूछा डिजिटल बोर्ड कब आएगा। तो क्या है कि क्या बोल रहा था मैं, पता नहीं क्या बोल रहा था, आगे बढ़ता हूं। क्या बोल रहा था, अच्छा डोमेन के हमने इतने क्वेश्चन किए थे, उसमें से कोई भी क्वेश्चन आप पिक करो, कोई भी क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन का आंसर क्लोज, जैसे मैंने कराया था कि क्लोज इंटरवल 1,4 था, आप उसी से अपनी इच्छा से 4 ऑप्शन ऐसे बना लो जो आपका मन कर रहा है, और फिर देख लो कोई भी पॉइंट इसमें हो किसी और में ना हो। जैसे 1 अगर सेटिस्फाई कर गया तो ये वाले डोमेन के पॉइंट नहीं है, और 1 अगर सेटिस्फाई कर गया तो ये 2 पॉइंट नहीं है, और अगर 1 सेटिस्फाई कर जाता है तब तो इन दोनों में से है, 1 नहीं करता तो इन दोनों में से है। जब ये दोनों गलत हो गए तो बात आई इसमें 4 इंक्लूड था, इसमें नहीं, 4 पुट करके देख लो, सेटिस्फाई करेगा तो कौन सा आंसर है। इस तरीके से आप देख सकते हो इनमें से कौन कौन सा आंसर नहीं है। जितने मैंने 20 क्वेश्चन किए हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी उनके लिए ऑप्शन बनाएं और फिर आप चेक कर लीजिए कि कैसे, क्योंकि ये बड़ा आसान है। क्योंकि डोमेन क्या बोला था मैंने, फंक्शन एक ऐसी मशीन है जो पुट किया जाता है उसे प्रांत यानी डोमेन कहते हैं, और जो निकल कर मिलेगा उसे रेंज यानी परिसर कहते हैं।
ठीक है ना। तो कोई भी क्वेश्चन आप कह सकते हैं और उसका अगर मुझे आंसर पता है तो मैं आराम से बता सकता हूं आपको कि उसका फॉर एग्जाम्पल हमने एक क्वेश्चन किया था एफ एक्स इज इक्वल टू कोई भी लॉग, मैं एक रैंडमली क्वेश्चन उठा रहा हूं 100x 2 log बेस 10x। सॉल्व तो हमने किया था। सपोज कीजिए ये रहा हमारा क्वेश्चन। स्टूडेंट हमने ये क्वेश्चन किया था। अब इसका आंसर जो था हमने उस दिन जब निकाला था तो ऐसा था 0 to 10 raised to power -2 यूनियन, ये जो हमने जैसे किया होगा वैसे किया होगा। अब मैं इस पे नहीं जा रहा हूं क्योंकि हम डोमेन खत्म कर चुके हैं। आई थिंक ऐसा ही था हमारा, ठीक है। अब इसके 4 ऑप्शन में हो सकता है कोई पॉइंट इंक्लूड कर लें, हो सकता है क्योंकि देखो 0 से लेकर सिर्फ एक पॉइंट 10 की पावर -2 छोड़ा है, हो सकता है इनके बाहर के कोई पॉइंट दे दें। अब वो ये टोटली एग्जामिनर पे है कि वो इसमें क्या करेगा। और अगर मैं सोचता हूं कि वो 4 पॉइंट ऐसे घुमाएगा, सिर्फ इनसे ही घुमाएगा, अब ये उस पर डिपेंड कर रहा है। दिस टोटली डिपेंड्स अपॉन, हो सकता है वो ऐसा कर दे, ऐसा एक ऑप्शन हो सकता है, वो 10 पॉइंट -2 को इंक्लूड कर ले, या इसको ऐसे रहने दे यूनियन, या आपको जो अच्छा लग रहा है आप मुझे बता दो कि उसने क्या कर सकता था। तो ये 4 ऑप्शन बना दिए। तो अगर आप देखो इसमें 0 है बाकी सब में 0 नहीं, तो पहली बात चेक करके देखे क्या 0 इसमें पुट कर सकते हो। नहीं, 0 इसमें क्यों नहीं पुट कर सकते, क्योंकि ये हो जाएगा log ऑफ a, log a बेस b का मतलब होता है log a अपॉन log b स्टूडेंट्स। और log इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव वैल्यू और 0 वैल्यू, तो ये बन जाएगा log ऑफ दिस अपॉन log 100x। जब नीचे log 100x हो जाएगा तो आप x की जगह 0 नहीं रख सकते, तो जिसमें भी 0 इंक्लूड होगा वो गलत हो गया। जैसे हमने किया, हम तो कर चुके हैं डोमेन के 20 क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं, उनमें से कोई भी ऑप्शन पे बात नहीं की, डायरेक्ट पूरे कर लिए, हमने देख लिया था। अब मैं ये बता रहा हूं कि इनकेस एग्जाम में आ जाए तो कोई भी क्वेश्चन हो आप उसे जरूर ऑप्शन से कर पाएंगे। अब यहां पर अगर मैं देखूं, यहां 10 रेज टू पावर -2, इसका मतलब 1/100 इंक्लूड नहीं है, जबकि इसके बीच में 1/100 है। तो जरा 1/100 पे आ जाए, तो अगर 1/100 करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा log 1, और log 1 नीचे आ रहे हैं, log 1 0 होता है, और एनीथिंग अपॉन 0 इज प्रॉब्लम। तो अगर किसी में 1/100 है वो भी गलत है। इसने 10 रेज टू पावर -1/2 मिलाया है, इसने नहीं मिलाया है। अगर 10 रेज टू पावर -1/2 में दिक्कत आती है तब तो ये गलत हो जाएगा, दिक्कत नहीं आती मतलब इन दोनों में से मैं देख पाऊंगा कि 10 की पावर -1/2 मिला सकता हूं कि नहीं मिला सकता हूं, तो 10 की पावर -1/2 मैं कर रहा हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, log 10 की पावर -1/2 यानी 10 की 2 log बेस 10 की पावर -1/2 +1, ये क्या है 10 की पावर -1/2। इससे कोई दिक्कत नहीं है। नीचे क्या है, नीचे जो भी है देखता हूं, नीचे तो प्रॉब्लम नहीं, नीचे दिख नहीं रही है, क्योंकि 100 गुना 10 की पावर -1/2 क्या होता है 1/√10, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि लॉग के अंदर पॉजिटिव वैल्यू ही आ रही है, तो उसको भूल गया। अब ये -1/2 आगे जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 2 गुना -1/2 क्या हो जाएगा -1। log 10 बेस 10 1 होता है, तो -1 + 1 0, और log 0 परिभाषित नहीं है, तो 10 की पावर -1/2 भी जिसने मिलाया है वो गलत है। तो आंसर यही है। ये तो मैंने वो बताया जिसका आंसर कुछ ज्यादा ही 10 की पावर इस टाइप का था। बट आप ऑप्शन से सारे क्वेश्चनों में डोमेन का कोई भी क्वेश्चन दे दे, आप मुझे बताओ, मैंने आपको जितने क्वेश्चन कराए हैं उनमें से आपको किसका डोमेन जानना चाहते हैं, जो मैं ऑप्शन से, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं सब।
एक क्वेश्चन और की अगर मैं बात करूं और फिर मैं आगे बढ़ता हूं वापस, शायद इसका आंसर लॉग, एक मैंने ऐसा भी किया था क्वेश्चन, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5, मुझे ध्यान नहीं बट इसका आंसर शायद 1 से इंफिनिटी था। हो सकता है वो ऐसा दे दे, हो सकता है वो ऐसा कर दे, हो सकता है वो -5 से लेके 1 कह दे, मुझे नहीं पता वो क्या देगा, बट जो भी देना है वो दे देगा ऐसा कुछ देखकर। -5 से 1 इसलिए क्योंकि -5 नहीं पुट कर सकते, ऐसे 4 उसने ऑप्शन दे दिए। इसका आंसर यही है ना, मैं मान के चल रहा हूं इसका आंसर ये था, मुझे ध्यान नहीं है, इसका आंसर यही था जो मैंने कल क्वेश्चन कराया था। यस ठीक है, तो इसका आंसर यही था। तो अब मान लो उसने ये 4 ऑप्शन दे दिए, करने का तरीका हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैसे करना था, वो मैं जान चुका हूं, पेपर में आ गया। अब आप इस पे आ रहे हो, अब आपने देखा इनमें से एक में 1 है बाकियों में 1 नहीं है, तो क्या 1 बन सकता है? 1 माइनस 1 सर, लॉग 1 माइनस 1 तो 0 होता है, और लॉग 0 परिभाषित नहीं है, तो जिसमें 1 है वो हटा दो। अब ये भी 1 वाला है, ये भी है, तो अब ये पॉइंट बीच में है, यहां पर कुछ और है, तो एक बार 2 पुट करके देखता हूं, 2 इन दोनों में नहीं है, अगर 2 सेटिस्फाई हो गया तब तो ये है, वरना इन दोनों में से कोई है, तो 2 डाला, लॉग 0.4, 2 माइनस 1, 1/7 का रूट, और लॉग 0.4 का ग्राफ ऐसा होता है, क्योंकि ये बेस 1 से कम है, 1/7 यहां होगा, और लॉग 1/7 की वैल्यू पॉजिटिव है, और पॉजिटिव क्वांटिटी रूट में आ जाए तो कोई समस्या नहीं है, तो इसका मतलब यस 2 में कोई समस्या नहीं है 2 पुट करने में, तो जिसके अंदर 2 नहीं है वो सब गलत हो गए, तो बच गया आंसर 2। तो इस प्रकार से आप डोमेन के सारे क्वेश्चन देख पाएंगे अगर आपको ग्राफ की समझ हो चुकी है तो। समझ गए मेरी बात? हाँ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब आप इस प्रकार के सारे क्वेश्चन, तो हमने नियर अबाउट 20 क्वेश्चंस को करके भी देख लिया, और आज मैंने ये भी आपको बता दिया कि इन केस मेरे पास ऑप्शन थे, आप जैसे मर्जी ऑप्शन बना दो, मैं उसको करेक्ट और इनकरेक्ट उसमें से निकाल लूंगा। और ये हर क्वेश्चन के साथ, डोमेन के साथ ये ब्यूटी है कि आपको किसी भी क्वेश्चन को कभी करने की जरूरत भी नहीं है, केवल आप ऑप्शन से जा सकते हैं। हाँ, अगर पेपर में ऑप्शन नहीं देगा तब तो करना पड़ेगा भाई, और मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा कि पेपर में ऑप्शन ही ना आए, ऑप्शन तो आएंगे ना। लो, एक बच्चा कह रहा है एक क्वेश्चन और करवा दो, क्या चाहते हो? एक और क्वेश्चन था, चलो बच्चे का मन नहीं तोड़ते, log बेस 2 x प्लस 3 बटा एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 2, ऐसा क्वेश्चन था, और इसका आंसर लास्ट क्लास में हम कर चुके हैं। और वो क्या आया था, इसे मैं वो बता रहा हूं जो लास्ट क्लास में कर चुके हैं, -3 से इंफिनिटी, और उसमें से -1 और -2 को हटा दीजिए ऐसा। अब आप देखें, अब वो क्या कर सकता है, आप बताओ क्या करें। एक बार तो -3 से इंफिनिटी ही दे दिया, और क्या करेगा, वो तो आंसर तो आप बताओ ना मुझे, ऑप्शन क्या है, क्योंकि -1 और -2 तो हटाना ही पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन उतना अच्छा भी नहीं है कि मैं कोई ऑप्शन बना पाऊं। -1 और -2 तो हटाने पड़ेंगे, -इंफिनिटी से -3, कुछ भी बना लो, तो खैर जो भी है ऑप्शन है,
तो माइनस इन्फिनिटी से -3, चलो इनके बीच में डालें, -5 डाल दो सर, जो कि इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। -5 डालोगे, -5 में सर देखिए लॉग नेगेटिव आ रहा है, परिभाषित नहीं, गलत हो गया। इसके बीच में वैसे ही आपको साफ पता है, अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया वो पॉइंट तो डोमेन में होते ही नहीं, अगर किसी में -1 और -2 है तो वो पॉइंट तो पहले ही हटा दो। इस टाइप से आप देख पाओगे, कुछ भी कर लो। ठीक है ना? ओके, गॉट माई पॉइंट? सो नाउ आगे बढ़ते हैं, हम रेंज फाइंड आउट कर रहे थे। अगर पॉलिनोमियल, अच्छा, रूल टू फाइंड रेंज, कुछ स्पेशल फंक्शन में हम रेंज ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। परिसर ज्ञात करने का नियम, देखें, परिसर ज्ञात करने का नियम। स्टूडेंट्स, परिसर ज्ञात करने का नियम जैसे हमने डोमेन के लिए किया था वैसे रेंज के लिए है, बट वो डोमेन का हर क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल हो रहा था। यदि प्रांत में केवल परिमित बिंदु सम्मिलित हैं, यदि प्रांत में केवल परिमित बिंदु सम्मिलित हैं, तब इन बिंदुओं पर fx का मान ज्ञात करें। तब इन बिंदुओं पर fx का मान ज्ञात करें, तब इन बिंदुओं पर fx का मान ज्ञात करें तथा यह समुच्चय परिसर देगा। तो समझ रहे हैं कि अगर डोमेन में केवल फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं तो आपको क्या करना है, तब इन बिंदुओं पर fx का मान ज्ञात करें, तब इन बिंदुओं पर fx का मान ज्ञात करें तथा यह परिसर समुच्चय देगा। और ये जो मान आएंगे इससे आप क्या बना सकते हो, परिसर समुच्चय बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण देखिए, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पलीग्रेशिया। तो देखें, माना f a से b पर एक फलन है, माना f a से b पर इस प्रकार है कि, माना f a से b पर इस प्रकार है कि fx बराबर x स्क्वेयर, जहां a क्या है 1 2 3। डोमेन में केवल पॉइंट ही उन्होंने परिमित दे दिए हैं। मैंने क्या बोला है, माना f a से b पर फलन इस प्रकार है कि fx बराबर x स्क्वेयर, माना f a से b पर फलन इस प्रकार है कि fx बराबर x स्क्वेयर, जहां a ये है। अब आपको बोला है रेंज निकालें, तो रेंज ऑफ f क्या होगा, इन बिंदुओं पर फलन का मान 1 पुट करके क्या आएगा f of 1, 2 पुट करके क्या आएगा f of 2, 3 पुट करके क्या आएगा f of 3। तब हमें ज्यादा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1 पुट करने पर 1 स्क्वायर, 2 पुट करने पर 2 स्क्वायर और 3 पुट करने पर 3 स्क्वायर, और ये सेट आपको क्या दे देगा, परिसर समुच्चय दे देगा। स्टूडेंट्स, मैं एक एग्जांपल और कराता हूं। fx आपको दे रखा है 7 - x p x - 3।
अब वो अलग बात है, हमें पी परम्यूटेशन का, क्रमचय का अगर मतलब नहीं पता। वैसे क्रमचय का मतलब होता है, परम्यूटेशन का मतलब होता है सिलेक्ट करके अरेंज करना, यानी चयन करके व्यवस्थित करना। तो अब आप देख सकते हो, सबसे पहली बात आएगी डोमेन यानी प्रांत की। जब तक प्रांत नहीं पता होगा मैं परिसर नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि परिसर होता क्या है, रेंज होता क्या है, फंक्शन एक मशीन है, जो पुट करते हो वो डोमेन है और जो निकल कर मिलेगा वो रेंज है। भाई इसमें क्या क्या पुट कर सकते हैं वो देख लेंगे, उनके संगत क्या क्या आंसर आएगा वो देख लेंगे। तो अब आप देखिए डोमेन क्या है, 1 नहीं पुट कर सकता, क्यों? क्योंकि यहां पर कभी भी एनसीआर आर नेगेटिव नहीं होता, ना एनपीआर में आर नेगेटिव होता है। ये कम से कम 0 तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपका यहां पर NC -1 आ गया, इसमें इसका मतलब क्या हुआ, n में से -1 वस्तु को चुनने के कुल तरीके। तो परम्यूटेशन में भी पहले तो चुनना ही यानी चयन ही करना पड़ता है, पहले सिलेक्ट करोगे उसके बाद ही तो अरेंज करोगे। ठीक है ना? एक बच्चा कह रहा है n नेगेटिव हो सकता है क्या? n है कहां, ये x है, इसकी अगर बात कर रहे हो तो अगर आप 5 में से -2 चीजें उठा सकते हो तो हो सकता है। अब ये तो मेरा क्वेश्चन है आपको, क्या आप 5 में से -2 चीज उठा सकते हो? उठा सकते हो क्या? अगर उठा सकते हो तो फिर कर दो, बट -2 चीजें तो उठाई जाती नहीं। तो देखिए, अगर मैं x को 3 पुट कर दूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और x को 3, अरे फंक्शन इज अ मशीन इन विच इनपुट इज कॉल्ड डोमेन, जो पुट कर सकते हो। तो पुट 3 करेंगे तो निकलेगा क्या, 3 पुट करके 4p0, 4 पुट करेंगे तो 3p1, 5 पुट करेंगे तो 2p2, 6 पुट करेंगे तो 1p3। 1p3 कहां होता है, एक में से 3 चीज कैसे चयन करोगे? अरे व्यवस्थित तो बाद में करना, पहले उठा तो लो, और एक में से 3 चीज नहीं उठा सकते तो डोमेन में इतने ही पॉइंट है। हाँ ठीक है, इसको सॉल्व करके जो भी आएगा वो बाद का इशू है, वो मुझे परम्यूटेशन को अगर एक्सपेंड करना आता है तब मैं इसको कर लूंगा, और नहीं एक्सपेंड करना आता तो ये मेरा आंसर है। रेंज का मतलब तो क्या है, फंक्शन इज ए मशीन इन विच इनपुट इज कॉल्ड डोमेन, जो पुट कर पा रहा हूं, और पुट क्या कर पा रहा हूं, 3 4 5, और अगर डोमेन में फाइनाइट पॉइंट है तो इन बिंदुओं के संगत जो fx का मान आएगा वो आपको फंक्शन का रेंज यानी परिसर देगा। तो ये आपको रेंज निकल सकता है या परिसर निकल सकता है। सेकेंडली, यदि डोमेन पूरा R हो और या R माइनस परिमित बिंदु हो, यदि प्रांत बराबर R यानी डोमेन बराबर R या R माइनस परिमित बिंदु, यानी मैं कहना चाहता हूं काफी डेंस हो, यहां काफी डेंस से भी मैं ये कहना चाहता हूं, वैसे तो ये वाली डेफिनेशन Q तक भी काम कर जाएगी, यानी परिमेय संख्याओं पे भी काम कर जाएगी, बट फिर भी जहां लिखा जाता है बुक्स में नॉर्मली इसी टाइप से लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि जहां तक आप नेचुरल नंबर पूर्णांकों की बात करो तब तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो, भाई 1 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 4, तब तो आपको कैसे भी क्वेश्चन में प्रांत यानी डोमेन या रेंज निकालना होता है तो आप उन पॉइंट्स को पुट करते हो, उनके लिए आंसर आ जाता है। बट अगर रैशनल नंबर की बात आ जाए तो आप ऐसा कर नहीं सकते, तब भी आपको इसी रूल को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि रैशनल में आप ये भी नहीं बता सकते कि 1 का अगला परिमेय संख्या कौन सा है, क्योंकि छोटे से छोटे अंतराल में अनंत रैशनल और अनंत इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो यदि डोमेन बराबर R, प्रांत बराबर R या R माइनस परिमित बिंदु, तब x का मान, तब x का मान
y के रूप में ज्ञात कीजिए। तब x का मान y के रूप में ज्ञात कीजिए तथा y के वह मान जिसके लिए x परिभाषित हो, तथा y के वह मान जिसके लिए x परिभाषित हो परिसर देगा। तथा y के वह मान जिसके लिए x परिभाषित हो परिसर देगा। भाई अगर x ही परिभाषित नहीं है, डोमेन में वो पॉइंट ही नहीं है, तो उसके लिए आंसर आएगा कैसे? भाई आंसर आने के लिए इनपुट होना चाहिए। अगर इनपुट ही नहीं होगा तो उस इनपुट का आउटपुट निकलेगा कैसे? तो यहां वही कहा है कि अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो, एक एक पॉइंट को नहीं पुट करके आंसर निकाल पा रहे हो, तो क्या करें? x का मान y की शक्ल में ज्ञात कर लें और देख लें किस y के लिए x ही प्रॉब्लम कर रहा है। x ही नहीं है, तो जब x ही नहीं है तो वहां पर आपको उस x के लिए कोई y भी नहीं मिलेगा। तो आपको इस तरीके से फाइंड करने की कोशिश करनी है। जैसे स्टार्ट करते हैं कुछ कुछ धीरे धीरे। क्वेश्चन लिखें, एग्जाम्पल कह लो इसका या क्वेश्चन कह लो। fx बराबर x अपॉन x प्लस 1। सबसे पहले मैं चर्चा कर रहा हूं कि इसका डोमेन यानी प्रांत क्या है। बता दो इसका डोमेन क्या है? डोमेन क्या है स्टूडेंट इसका? डोमेन यानी प्रांत। वेरी गुड, सभी ने सही दिया है। सर ये देखिए, ये एक परिमेय फलन यानी रैशनल फंक्शन है। रैशनल का मतलब पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स मैंने आपको बहुपद कराया था। परिमेय फलन क्या होता है? जो बहुपद बटा बहुपद की शक्ल का होता है, यानी पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल की शक्ल का होगा, वो रैशनल फंक्शन होता है। इर्रेशनल कैसा होता है? इर्रेशनल का मतलब होता है कि आपके पास जो भी बहुपद है उसकी जो पावर है वो एक परिमेय होनी चाहिए, जो इंटीजर ना हो। जैसा कि एक एग्जांपल लिख देता हूं, लीजिए। इर्रेशनल फंक्शन एक ऐसा, मतलब ये भी मान लो कि पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल की फॉर्म में होगा, बट किसी ना किसी पॉलिनोमियल की जो पावर है वो इंटीजर ना होकर, पूर्णांक ना होकर कोई और परिमेय होगी। बट ठीक है, तो ये कैसा फंक्शन है? पॉलिनोमियल, यानी ये पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल यानी रैशनल फंक्शन है, यानी परिमेय फलन है। ये केवल उन्हीं बिंदुओं पे दिक्कत देता है जहां डिनोमिनेटर 0 हो जाए। एग्जामिनर कुछ भी पुट कर दियो मगर -1 मत पुट कर दियो, क्योंकि एनीथिंग अपॉन 0 इज प्रॉब्लम। किसी के नीचे भी 0 आ गई तो समस्या आ जाएगी। तो अपना डोमेन क्या है? पूरे R में से केवल क्या हटा दो? -1 हटा दो। और अगर ऐसा हो जाए तो क्या करना है स्टूडेंट? x का मान y की शक्ल में ज्ञात कर देना है। x का मान y की शक्ल में ज्ञात कर दीजिए। फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। जी सर ये आ गया। और y के वह मान जिसके लिए x परिभाषित हो और y की वो वैल्यूज जिनके लिए x डिफाइंड हो। सर y की किसी वैल्यू के लिए x प्रॉब्लम नहीं कर रहा सिवाय 1 के। y कुछ भी हो सकता है, y जो बोलो आप रख लो, सिवाय y 1 नहीं हो सकता। तो क्या है? तो y क्या हो सकता है? पूरा r सिवाय 1 के। भाई y क्या आएगा? x की अलग अलग वैल्यू के लिए जो मिल रहा है वही तो y है। तो रेंज क्या हो गया? पूरा r सिवाय 1 के। स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, एक एक कदम आगे बढ़ूंगा जैसे हम डोमेन में बढ़ रहे थे।
मगर यहां पर आप ऑप्शन के साथ कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मतलब तो आपने पुट किया और क्या निकल कर मिला, और निकल कर मिलने का मतलब आपको तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे कर पाते हैं कुछ बच्चे? अब दो बच्चों ने क्वेश्चन पूछा, सर रैशनल नंबर में आपने, भाई देखो मैंने जब रैशनल फंक्शन लिखा p बाई क्यू, तो मैंने लिखा था p एक इंटीजर है और q जो है नेचुरल नंबर है। तो बच्चे ने कहा सर आपने ऐसा क्यों नहीं लिखाया कि q जो है वो z माइनस 0 है? क्योंकि सर बुक में ज्यादातर ऐसा लिखा जाता है। उसने ये नहीं लिखा, ये लाइन मैंने ऐड कर दी, ये लाइन उसने नहीं बोली, ये मैंने ऐड की है। तो देखो स्टूडेंट, अगर मैं इसको भी इंटीजर ले लूं, इसको भी इंटीजर ले लूं, तो आप कई बार कहोगे सर ये हो गया 2, ये हो गया -3, सर 2/-3 आ गया। तो मैं कहूंगा भाई वही बात है, जब आपने z को -2 पुट करोगे और q को 3 पुट करोगे तो भी वही बात है। तो जो नंबर आप इससे लेकर आ रहे हो वो सारे नंबर इससे मिल जाएंगे। मैंने क्या किया, उन नंबरों को रिपीट करने से बच रहा हूं। वैसे ही मेरे नंबर रिपीट हो रहे हैं। कौन कौन से? 2/4 टाइप के, 1/2 भी आ रहा है और 2/4 भी। कम से कम मैंने जो साइनों में रिपीट हो रहे थे उनसे बचने की कोशिश की। आपने तो उनको भी रिपीट करवा दिया। आपने तो 2/4 भी लिख दिया, 1/2 भी लिख दिया, -2/-4 भी लिख दिया। आपने तो बार बार नंबर रिपीट किए और उनको बार बार हटाने की कोशिश करोगे आप। मैंने उनको बार बार हटाने नहीं, मैं जितना बचा पाया अपने आप को उतना बचा लिया मैंने। ये था कुलजीत का क्वेश्चन का आंसर। अब एक और था, एक और बच्चा था, सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? वेरी गुड, सही है। कोई और बच्चा ऐसा है जिसको ये पूछना है सर सर्कल की इक्वेशन में अगर ऐसा हो जाए तो उसका सेंटर क्या होगा? और कोई ऐसा बच्चा जिसने कहा 3D में सर प्लेन की इक्वेशन को अगर कोई दूसरा प्लेन काटता है तो सर उसके बीच में एंगल क्या होगा? या किसी को ऐसा पूछना सर प्रोबेबिलिटी में 3 सिक्कों को उछाला जाए तो भाई इनवर्स में करवाऊंगा, उसके बाद पूछ लेना। इनवर्स मैंने कहा है इनवर्स, अभी तक मैंने इनवर्स का नाम ही नहीं लिया। सब्र, जीवन में सब्र बहुत जरूरी है। तो देखो अब ये तो क्या है इसका डोमेन? इसका डोमेन बताओ। बिल्कुल प्रमोद, मैं जब आप बताऊंगा तो मैं आपको याद करूंगा, फिर भी उसके क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम इनवर्स कैसे निकालेंगे? तो जिस प्रकार से हम इनवर्स निकालते हैं वो निकालेंगे, मगर सबसे पहले उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे और उस फंक्शन को 1/1 बनाएंगे। एक बार वो फंक्शन 1/1 बन गया, यानी एकेकी और आच्छादक बन गया, पर उससे पहले मुझे एकेकी आच्छादक पढ़ना पड़ेगा पूरा। बट एक बार जैसे ही वो एकेकी आच्छादक बना, फिर मैं जैसे इनवर्स निकालता हूं मैं निकाल लूंगा। ये था उसका आंसर। ठीक है प्रमोद, ओके। अब ये तो नहीं चाहोगे कि सब कुछ छोड़ के सर मैं इनवर्स निकालने लग जाऊं पहले। सो डोमेन क्या है? सर इसका डोमेन पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, कुछ भी पुट कर दें। अब डिनोमिनेटर की बात करें तो ये 0 कहां होगा? सर ये तो बात गई कॉम्प्लेक्स में, यानी कोई भी रियल नंबर पुट कर दो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका डोमेन क्या आ गया? पूरा आर आ गया है। सर इसका डोमेन पूरा आर आ चुका है। और डोमेन अगर ऐसा आ जाए तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए क्या करें? एक्स की वैल्यू वाई की फॉर्म में ज्ञात कर लें।
x की वैल्यू y की शक्ल में ज्ञात कर लें। एक्स स्क्वेयर बराबर y अपॉन और y के वह मान जिसके लिए x डिफाइंड हो। अब बताओ x क्या है, ये रहा। और x को अगर रियल नंबर रहना है तो क्या होना चाहिए, बताओ मुझे। x को अगर रियल नंबर रहना है तो क्या होना चाहिए? सर अगर x को रियल रहना है तो रूट के अंदर वाली चीज को 0 या 0 से बड़ा होना पड़ेगा। भाई डोमेन आपने ही तो बोला है R है, और अगर डोमेन R है इसका मतलब x जो है केवल x पूरा R है, x की वैल्यू हमेशा रियल नंबर आनी है, तो रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को 0 या 0 से बड़ा होना पड़ेगा। तो देखिए सर, x को परिभाषित होने के लिए, फॉर x टू बी डिफाइंड, x को परिभाषित होने के लिए, x को परिभाषित होने के लिए रूट के अंदर वाली क्वांटिटी तुझे 0 या 0 से बड़ा होना पड़ेगा। तो लीजिए, मैंने साइन स्कीम करवाई थी, इन सभी गुणनखंडों के शून्य यानी जीरोस फाइंड आउट करें। इसका 0 0 है, इसका 0 1 है। 1 से बड़ा पुट कर लो, मान लो 2। सर ये आ गया पॉजिटिव, 1 माइनस 2 नेगेटिव, और पॉजिटिव बटा नेगेटिव नेगेटिव होता है। कोई बच्चा ये तो नहीं कह रहा सर पॉजिटिव नेगेटिव आप इंग्लिश बोल रहे हो। अरे अभी तो सब बोलते थे कोरोना क्या हो गया भाई, कोरोना पॉजिटिव हो गया भाई। ब्लड ग्रुप क्या है, बी पॉजिटिव है, कि ऐसे बोलते बी धनात्मक है। हाँ पवन, ब्लड ग्रुप बी धनात्मक तो नहीं बोलते ना, इतना चलता है। तो 1 से बड़ा पुट करेंगे, चाहे 2 पुट कर लो तो ये नेगेटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। और आप देख रहे हैं 0 या 0 से बड़ा, तो ये क्या हो गया पॉजिटिव, 0 से 1, बट 1 नीचे है तो 1 को सम्मिलित नहीं कर लेना। तो आपका आंसर क्या आ गया सर, y केवल 0 से 1। और कितना अंडरस्टूड है, ऊपर ये कभी नेगेटिव नहीं होगा और नीचे वाला हमेशा ज्यादा रहेगा। जब नीचे वाला ज्यादा रहेगा तो आंसर आखिर 1 या 1 से बड़ा कैसे आ जाएगा? तभी तो आप देख लीजिए आपका आंसर क्या आ रहा है, रेंज क्या निकल के मिलेगा, 0 से 1 निकलनेगा। सर इक्वल क्यों आया? भाई इक्वल इसलिए आया क्योंकि x की वैल्यू तो 0 भी हो सकती है ना, कि रूट, अच्छा रूट कहां डिफाइंड होगा? x को अगर रियल नंबर आना है, क्यों अगर अंदर 0 आ गया तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ देवेंद्र, अंदर 0 आ गया तो x की वैल्यू 0, तो x 0 में प्रॉब्लम कहां आ रही है? x 0 भी तो है, वैसे x को 0 पुट कर लो, y 0, y को 0 पुट करो, x 0, तो 0 तो है ही, 0 तो चलेगा। y इक्वल टू 1 कहां है? ओपन इंटरवल है। अरे बटा वाले करते तो थे साइंस स्कीम में। अरे रूट के अंदर वाली क्वांटिटी 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, अभी तो डोमेन में पढ़ा है हमने। हाँ मिस्टर देवेंद्र शर्मा, चलो कोई बात नहीं, मैं आगे ट्राई कर लेता हूं। समझ आ गया? बोल दो भाई देवेंद्र। अच्छा एक बच्चे ने कुछ कहा, आगे चलो। आ गया सर, ठीक है सर। ये रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन की वैल्यू आई है, वेरी गुड, आई है। रेंज में तो यहां अपन ने प्लस माइनस लिया है, रेंज में तो x इक्वल टू आया है प्लस माइनस, तो वैल्यू में भी माइनस आएगा। कहां आया है?
रेंज में x आया, x बराबर दिस, x बराबर प्लस माइनस, जो ये वैल्यू देगा x प्लस माइनस होगा। इसका मतलब जब जब आप y 0 से यानी x की इन वैल्यूज के लिए y जो है हमेशा 0 और 1 के बीच में आने वाला है। यहां y कहां है? अगर ऐसा लिखा होता प्लस माइनस, तब आप कहते सर x की इस वैल्यू के लिए y की 2 वैल्यू आ रही है, इसमें तो नहीं आ रही। इसका मतलब है x जब प्लस होगा तब भी शायद वैसा ही y आएगा, और x जब माइनस होगा तब भी शायद वैसा ही y आएगा। x को 5 पुट करो, जो आएगा x माइनस 5 में भी वही आएगा। ऐसा ही तो है। सर एक एग्जांपल और बता दो। तुम सब बच्चे बस तो बस सबर नहीं है। चलो कोई बात नहीं, थर्ड क्वेश्चन, मैं तो एग्जांपल करवाता ही हूं। y बराबर, चलो एक बार और ट्राई कर लेता हूं, x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1, चलो ऊपर से स्क्वेयर हटा दिया। चलो ये कोशिश, फिर कोशिश करें। सर x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 कैसे सॉल्व करेंगे? इस बच्चे का मैं कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा, इस पे सबर नहीं है। वो आ गया ना क्वेश्चन तुम्हारा, कैसे सॉल्व करेंगे? डोमेन क्या है इसका? पूरा R। वेर बच्चों, किसी को नहीं पता है इसका डोमेन R है तो पूछ लें। पिछले क्वेश्चन का अगर डोमेन R है तो इस क्वेश्चन का डोमेन तो R होना चाहिए था। चलो भाई सर डोमेन R आ गया तो x का मान y की शक्ल में ज्ञात करें। एक्स स्क्वेयर वाई प्लस वाई बराबर x। जी सर आ चुका है। x का मान ज्ञात करना है, और ये x में क्या है? द्विघाती यानी क्वाड्रेटिक। x का मान क्या है? ये x में क्वाड्रेटिक नजर आ रही है। तो दो केस हो सकते हैं, हो सकता है x 0 हो जाए, x 0 हो जाए। अरे x इनपुट ही है ना, x तो आपको तो y निकालना है। मैं केस बना रहा हूं अगर x 0 नहीं है। ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अगर x 0 नहीं है तो मुझे पता लग गया ये द्विघाती है, और x अगर 0 हो गया तो उसके लिए तो y 0 आ ही रहा है। जब जब x 0 नहीं है तब तब देख लेता हूं क्या y है। अरे डोमेन ये रहा रेंज। तो जब जब x 0 नहीं है, 0 को हटा दिया, उसके अलावा सभी पॉइंट की मैंने रेंज निकाल ली। उसके बाद 0 पुट करके 0 की रेंज अलग से निकाल लूंगा। भाई जब x 0 नहीं है तब द्विघाती है। अब द्विघाती को सॉल्व करके हम देखेंगे। ओके, अब देखिए इसका डोमेन क्या है? पूरा R। अब x की वैल्यू y की शक्ल में ज्ञात करनी है। x की वैल्यू y की शक्ल में ज्ञात करनी है। देखिए अब आप मुझे बताओ, x की वैल्यू y की शक्ल में ज्ञात करें तो x की वैल्यू जो भी होगी, चलो एक बार मैं लिख ही देता हूं, आप भी क्या याद करोगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी जो भी है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहां कोई दिक्कत है तो बता दो मुझे पहले। अगर x 0 नहीं है तो क्वाड्रेटिक है, तो x की वैल्यू y की शक्ल में तो ऐसी ज्ञात होती है। मैं जो अभी तक मैं बार बार बोला है मैं कर वही रहा हूं सिर्फ। अब आपको पता है अगर x को रियल ही रहना है तो भाई d तुझे 0 या 0 से बड़ा होना पड़ेगा। अगर x की वैल्यू रियल आनी है तो d तुझे 0 या 0 से बड़ा ही होना होगा, क्योंकि d नेगेटिव होते ही ये बात चली गई कॉम्प्लेक्स में। एग्रीड? सहमत हो विद्यार्थियों? सहमत हो तो मैं आगे चलूं, नहीं तो मेरे पास कुर्सी लगी हुई है पास में। यस सर, थैंक यू वेरी मच। तो d को 0 या 0 से बड़ा होना पड़ेगा, तो 1 माइनस 4 वाई स्क्वेयर 0 या 0 से बड़ा।
ये चलो भाई ऐसे ले चलते हैं, 1 माइनस 2y और 1 प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, अब आप देख लें, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। इसका शून्य था माइनस आधा, इसका शून्य था आधा, आधे से बड़ा पुट कर लो, चलो 1। सर ये बन गया 1 पुट करके नेगेटिव, और ये बन गया 1 पुट करके पॉजिटिव। नेगेटिव गुना पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। सर ये देखिए y की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए थी, माइनस आधे से आधा आ रही है। सर y की वैल्यू माइनस हाफ से हाफ आ रही है। y की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, माइनस हाफ से हाफ। और आप देख रहे हो, अगर x 0 होता तो y 0 हो जाता। अगर x 0 होता तो y 0 होता। तो इसका मतलब इसके बीच में, क्योंकि यहां पर क्या है, y माइनस हाफ से हाफ आ गया है, वो भी कब, जब x क्वाड्रेटिक है। अगर x 0 नहीं है तो हमने ये कर दिया है, बट हमने इसमें एक पॉइंट हटाया था जब x 0 नहीं है। इन केस x 0 होता, क्योंकि यहां पर इसके बीच में y बराबर 0 भी है, और y बराबर 0 आपका केवल तभी आ सकता है, y बराबर 0 आपका केवल तब आ सकता है जब x बराबर 0 है। तो इसका मतलब इन केस अगर ऐसा होता, मैं इस x बराबर 0 को बिल्कुल इग्नोर ही कर देता, तो आपको यह देखना था कि कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं कि जो x बराबर 0 को पुट करके आ जाएगा। अगर x 0 नहीं है तो आप ऐसा करते हो, अगर x 0 नहीं है तो आपको पता है कि x 0 नहीं है, तो ये द्विघाती समीकरण बनेगा। ये द्विघाती समीकरण बनेगा, तो आपने क्या कर दिया, आपने x की वैल्यू ऐसी निकाली, आपने x की वैल्यू ऐसे निकाली, और आपने बोला है कि ये रियल वैल्यू तब आएगी जब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। बट आपने यहां पर y बराबर 0 को भी कंसीडर नहीं किया है। y बराबर 0, तो इनमें से y बराबर 0 हटा है, तो बेसिकली आपका आंसर जो है वो y बराबर 0 भी हटा है। अब एक बात समझिए, y बराबर 0 यहां से हटा है क्योंकि y बराबर 0 के लिए भी ये x परिभाषित नहीं होगा। y के वह मान जिसके लिए x परिभाषित हो, मतलब x रियल नंबर दे दे, तो y बराबर 0 वाला पॉइंट भी आपने हटाया। पर जब आपने x 0 नहीं पुट किया था, अब आपने स्पेशली जो 1.0 था उसको अलग से पुट करके देखा। यदि x बराबर 0 हो जाए तो y 0 आ रहा है, इसका मतलब आपके रेंज में वो जो 0 था वो भी है। वो कब आएगा, जब x बराबर 0 पुट करोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर रेंज क्या बन गया, माइनस आधे से आधा ही बन गया। रेंज आपका माइनस हाफ से हाफ आ चुका है। इसमें रेंज माइनस हाफ से हाफ आ चुका है। जी विद्यार्थियों, चेक कर लो एक बार।
चलो एक बार फिर ट्राई करते हैं। y इज इक्वल टू, लेट्स ट्राई दिस वन। जितना हो सके हम कोशिश करेंगे। एग्जाम में तो आसान ही आएगा, बस एग्जाम में नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो अभी तक हम कर रहे थे, थोड़ा सा इससे मिलता जुलता ही करें। मैं आपको 2-3 मिनट देता हूं। सर पहले जीरो हटाया, एक बच्चा कह रहा है कि सर पहले जीरो हटाया फिर जीरो शामिल कर लिया। भाई पहले जब जीरो हटाया तब तक x जीरो नहीं था। जब x जीरो नहीं था, मैंने एक बार एक पॉइंट को पुट नहीं किया, उसको छोड़ के बाकी सभी पॉइंट के लिए रेंज निकाल लिया। उन सभी पॉइंट के लिए मतलब अब x परिभाषित होना चाहिए, तो x परिभाषित का मतलब x को रियल आना पड़ेगा। y के कौन से मानों में x परिभाषित होगा? एक तो y जीरो ना हो और ये जीरो या जीरो से बड़ा हो, तो y बराबर जीरो को मैंने हटा दिया, और बाकी ये जीरो या जीरो से बड़ा कब है, ये आ गया है। मुझे नहीं पता कि जब x जीरो होगा तब आखिर क्या आएगा। जब x जीरो होगा तो भाई ये क्वाड्रेटिक भी नहीं होगा। जब x जीरो होगा तो ये भी गया, तो x जीरो होगा तो y ऑटोमेटिकली जीरो होगा, मतलब y रेंज में है। मगर कब आएगा? जो वो एक पॉइंट आपने जिस पे इमेज नहीं निकाली, जब उसको चेक कर लोगे। इसीलिए देवेंद्र हमने ये किया, ठीक है। हाँ देवेंद्र, देवेंद्र ओके सर आ गया। अगला क्वेश्चन देखें। मैं तो देवेंद्र से पूछता हूं, ज्यादा कमजोर तो नहीं है ना? जी इसका क्या करेंगे? मैंने आपको पहले ही साफ बोला है कि x का मान y की शक्ल में ज्ञात कर ले, मगर पहले रेंज देखें। रेंज क्या है? अच्छा ये बताओ, ये कौन, ये तो देखा हुआ लग रहा है यार, पता नहीं कहां देखा था इसको। ये मिलके कोई फलन बनता था, कौन सा फंक्शन बनता है ये? हाँ हिम्मत जी, कौन सा फलन बनता है आखिर ये? शायद देखा देखा लग रहा है। किसी और का देखा हुआ लग रहा है? बिल्कुल रजना ने सही कहा है, शाबाश। नहीं नहीं बरखा नहीं, बाकी सबने सही दिया है। सर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन यही है। मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा थोड़ा इकट्ठा तो हो जाए, वही ज्यादा ही फैला हुआ लग रहा है। सर थोड़ा सा इकट्ठा हो जाए तो बात बन जाए। लीजिए कर लिया इसको इकट्ठा। और अब आप देख रहे हो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या क्या कहां से कहां तक होती है? भिन्नात्मक फलन, भिन्नात्मक फलन की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? जीरो से वन। और अगर ये जीरो से वन है बच्चों, तो आखिरकार डिनोमिनेटर तो जीरो होने नहीं वाला ना। अब कुछ भी पुट कर दो, इसको कहीं प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि नीचे भाई ऊपर भी जीरो से वन है, नीचे वन प्लस जीरो से वन है, तो प्रॉब्लम कहां आई? नीचे प्रॉब्लम तब आती जब ये वन बनता। तो इसका डोमेन क्या हो गया? कुछ भी पुट कर दो सर, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। कुछ भी पुट कर दो, कुछ भी पुट कर दो, कोई समस्या नहीं है। कुछ भी पुट कर दो, कोई समस्या नहीं है। करें आगे।
हो गया। चलो देखते हैं। तो x का मान y की शक्ल में ज्ञात कीजिए। तो क्या आ जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट यानी भिन्नात्मक फलन x तथा y के वह मान जिसके लिए x परिभाषित है। और आपको पता है ये वाली वैल्यू तो 0 और 1 के बीच में है, तो निकल गया y बस। ये वाली वैल्यू इसके बराबर है और ये खुद 0 और 1 के बीच में है। इसका मतलब y अपॉन 1 माइनस वाई 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए तथा साथ साथ 1 से कम भी होना चाहिए। ऐसा कभी आया नहीं है, बट आता वैसे ही है जो मैंने अभी शुरुआत में बताए थे 3। बट एक बार हमने कहा थोड़ा सा आगे बढ़े। 1 से बड़ा पुट करें, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो 0 से 1, 0 से 1 तक पुट कर रहे हो तब तक तो ये 0 से बड़ा रहेगा या बराबर। अब यहां देखें, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे y माइनस 1 प्लस वाई। कैलकुलेशन देख लीजिएगा कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो नंबर लाइन पे इसका शून्य क्या है, आधा। आधा कैसे सर, इसको 0 के बराबर पुट कर दीजिए, y आधा आ जाएगा। और इसका 1, तो आधे और 1 को नंबर लाइन पे दर्शाया। 1 से बड़ा पुट करो, मान लो 10, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। चेक कर लेना। और यहां नेगेटिव चाहिए था, जो दोनों बातों को संतुष्ट करे वही मेरा आंसर है, जो ये 0 से बड़ा भी हो और 1 से कम भी हो। तो देखें इन सभी के शून्य, आधा, 1, 0, इनको यहां दर्शा दें। ये कहता है मुझे 0 पर, 0 शामिल है, से 1 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 से 1 तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 0 से 1 तक कुछ पुट करते हो तो मैं 0 या 0 से बड़ा रहूंगा। दूसरे ने क्या कहा, नेगेटिव, लेस देन। लेस देन का मतलब नेगेटिव, बराबर का निशान नहीं है। तो नेगेटिव का है माइनस इन्फिनिटी से आधा, और 1 से आगे नेगेटिव, लेस देन, नेगेटिव पूछ रहा है और इक्वालिटी नहीं है। 1 से आगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसने ऐसा बोला मुझे यहां दिक्कत नहीं, दूसरे ने कहा मुझे यहां दिक्कत नहीं। चेक कर लो, लेस देन 0 है और दोनों एक साथ कहां राजी हैं, 0 से लेकर हाफ तक मैं ये रेक्टेंगल बना पा रहा हूं, आयत बना पा रहा हूं। और आगे वाला तो ये है तो ये नहीं, ये है तब ये नहीं। तो आपका आंसर क्या आ गया, 0 से लेकर हाफ तक। यानी आपका जो y आएगा वो 0 से हाफ आ रहा है। मतलब जब आप 0 से हाफ पुट, इसका मतलब हाफ के आगे के पॉइंट मिस्टेक है, मतलब हाफ के आगे का पॉइंट में ये प्रॉब्लम देगा। चलो देख लेते हैं, हाफ में ही प्रॉब्लम है। मतलब हाफ पुट करो, हाफ अपॉन 1 माइनस हाफ, हाफ, हाफ बटा हाफ 1, 1 तो है ही नहीं। चेक भी कर सकते हो आप। मैं जरा 2 मिनट आपको समय देता हूं, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देख लें क्या है ये।
चेक कर लो। सर हाफ तो इंक्लूड है ना दोनों में, यहां कहां हाफ है? ये तो इक्वलिटी नहीं है। अगर हाफ पुट कर दिया तब तो ये 0 बन जाएगा, जबकि यहां तो लेस देन 0 है। इक्वल कहां है? कहां हाफ इंक्लूड है? हाँ जी कविता जी। हाँ सर, तो हाँ सर, तो देखो सर। चलो कोई बात नहीं, अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 5वां। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वेयर प्लस 14x प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3। फाइंड इट्स रेंज। जरा इसका रेंज निकालें। जी विद्यार्थी गणों, पहले तो देखें इसका डोमेन। वैसे भी इसके डोमेन में ज्यादा से ज्यादा कितने पॉइंट पे प्रॉब्लम होगी? 2 पॉइंट पे। मुझे पता भी नहीं वो भी होगी कि नहीं। इसका डोमेन बताओ पहले। पहले ऊपर वाले क्वेश्चन का प्रांत बताएं। करना तो वही है, x का मान y की शक्ल में, क्योंकि अगर प्रॉब्लम आ भी गई तो 2 ही वास्तविक पॉइंटों पे आ सकती है, उससे ज्यादा पॉइंट पे प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली। बताएं। पूरा आर बता रहे हैं बच्चे। विद्यार्थीगण कह रहे हैं पूरा आर, मतलब सर ये कभी 0 नहीं होगा, किसी रियल नंबर पे 0 नहीं होगा। जरा देख लें इसके रूट्स निकाल के। अभी देखते हैं कैसे नहीं होता भाई 0। सर आप इसे 0 करके देखें और निकालें कि कहां 0 है। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अरे हाँ भाई, ये तो नेगेटिव आ गया रूट के अंदर, बात चलेगी आयोटा में। यानी ये जब 0 है तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए 0 है। इसका मतलब सच में विद्यार्थियों ने बिल्कुल सही कहा, सर इसका डोमेन तो पूरा आर है। और अब क्या करना है रेंज निकालने के लिए? y का मान x के रूप में ज्ञात कर, x का मान y के रूप में ज्ञात कर लीजिए। तो चलिए निकालते हैं मिलकर। एक्स स्क्वेयर वाई प्लस 2xy प्लस 3y, एक्स स्क्वेयर प्लस 14x प्लस 9। जी विद्यार्थीगणों, एक्स स्क्वेयर इंटू वाई माइनस 1, एक्स में द्विघाती, x इंटू 2y माइनस 14, भड़े कहीं है 3y माइनस 9। ठीक है। अब वही बन गया x में द्विघाती। तो अब क्या होना पड़ेगा? अगर ये x की वैल्यू को रियल होना है, भाई ये देखें, अगर x की वैल्यू को रियल होना है स्टूडेंट्स, तो आप समझ रहे, एक तो y1 नहीं होना चाहिए, y1 हो गया
सॉरी मैंने वहां लिखा था ना x0 नहीं, x0 नहीं, x0 तो ठीक है, y भी 1 नहीं होना चाहिए, गुणांक 1 नहीं होना चाहिए ना, x में तो द्विघाती है। x के वह मान जिसकी, ये जब अगर y 1 नहीं है तब की बात कर रहा हूं, सॉरी वहां पर y 0 नहीं है उसकी बात कर लो, चाहे ऐसा कह लो y 1 नहीं है, क्योंकि वही y नीचे जाना था। x का मान निकालोगे तो यही लिखोगे ना, -b प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। तो अगर y 1 नहीं है तब क्या होता है मैं वो देख रहा हूं। अगर y 1 नहीं है, अगर y 1 नहीं है, क्योंकि इसका डोमेन पूरा R है, भाई ये x में एक द्विघाती समीकरण है। स्टूडेंट समझिए मेरी बात, x में द्विघाती समीकरण है, तो अब मैं कह रहा हूं कि अगर मेरा डोमेन यानी x की वैल्यू पूरा R आ रही है, तो आप समझिए कि d को 0 या 0 से बड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि अगर d नेगेटिव आ गया तो मेरा डोमेन कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, मेरे x की वैल्यू कॉम्प्लेक्स आ जाएगी। अगर मेरी x की वैल्यू को रियल आना है तो d की वैल्यू तुझे 0 या 0 से बड़ा होना ही होगा, होना होगा कि नहीं? नहीं तो कोई बात नहीं, फिर ऐसा लिखें x बराबर -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो आपने कहा सर देखिए x को परिभाषित होने के लिए y 1 नहीं होना चाहिए। मैंने कहा वो तो मैं मान ही के ही चल रहा हूं कि y 1 नहीं है, क्योंकि y अगर 1 हो गया तो भाई ये फॉर्मूला ही मत लगाओ, फिर तो क्वाड्रेटिक ही नहीं है ना। y 1 हो गया तो ये फॉर्मूला कहां से आ गया, तब तो ये फॉर्मूला ही नहीं है। तो जहां मैंने पिछली बार लिखा था x नॉट इक्वल टू 0, वहां लिख दो y नॉट इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर y था ना, कि y 0 हो गया तो बात ही खत्म, वो तो y इक्वल टू 0 से हो ही नहीं सकता है। खैर आगे बढ़ता हूं, अब इसको x को परिभाषित होना है तो d को 0 या 0 से बड़ा होना पड़ेगा, और d क्या है b स्क्वायर, फालतू की लंबी कैलकुलेशन डाल दी, -4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4ac। क्या चाहते हैं, क्या क्वेश्चन उठा लिया? चलो कोई बात नहीं, अब उठा लिया है तो उठा लिया है। 2 कॉमन आ गया, 4, वहां से 3 भी बाहर निकाल देते हैं। कैलकुलेशन देख लेना, कहीं क्वेश्चन की शक्ल पहली ऐसी है। y स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14y, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3। ओके चलो इधर ले आओ, -2y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 40 माइनस y स्क्वायर माइनस y प्लस 20। या ठीक है, -5 और 4, 4 से बड़ा पुट करो, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, -5 से 4, और इक्वलिटी है। इसके बीच में 1 जो है संदिग्ध है, अभी 1 पे मुझे डाउट है, तो 1 चेक करना पड़ेगा कि आखिर y बराबर 1 कब आएगा। तो यहां y को रखो 1, तो 1 बराबर, क्या कोई ऐसा x मिलेगा जिसके लिए 1 आ जाएगा? x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 सर देखिए 12x बराबर -6। सर x को जब माइनस आधा पुट करेंगे ना, तो आप जो 1 चाह रहे हो ना वो मिलेगा।
तो हाँ सर ये 1 आएगा जब x को माइनस आधा पुट किया जाएगा, और देखिए सर x को तो माइनस आधा आप पुट कर रहे हो, तो बिल्कुल 1 भी सम्मिलित होगा। उस एक पॉइंट को अलग से चेक करना पड़ता है कि ये आंसर आएगा कि नहीं। हम तो तरीका बता रहे हैं, उतना लंबा होगा तो उतना नहीं आएगा, पर ठीक है प्रोसेस था वो बता दिया आपको। जी मनीष जी, ठीक है, समझ रहे हो भावनाओं को? तो अब एक बार अच्छे स्टूडेंट्स की तरह ये क्वेश्चन कर दें, इसी का भाई, बट इससे अच्छा लग रहा है, ये तो ज्यादा गंदा हो गया, इससे तो अच्छी शक्ल है इसकी। मैं कह रहा हूं इतना मुश्किल रेंज नहीं आता है, रेंज आएगा आपको नॉर्मल। बाकी आपके पास पुराने एंट्रेंस के सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं आपके पास, आप समझ जाओगे किस टाइप का आता है। बट ये है कि ठीक है, हम इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा सा ब्रेन खुल जाए, और इन केस कभी ऐसा हो तो हम निकालने की सिचुएशन में रहें, हमें सारी चीजें क्लियर रहे कि हम कर क्या रहे हैं। हर क्वेश्चन में वही निकाल रहे हैं, वही दोबारा जब क्वाड्रेटिक आता था तो हर बार पहली बार से क्या करते आए हैं। एक मैंने शायद कल क्वेश्चन करते हुए किसी में क्लोज्ड इंटरवल 5 एक बच्चा कह रहा था ले लिया था, तो वो उसमें ओपन इंटरवल आना था, वो तो ऑब्वियस था, वो तो हो जाता है क्योंकि नीचे x+5 था, तो वो 5 सम्मिलित नहीं होना, -5 सम्मिलित नहीं होना था, कोई ऐसा था क्वेश्चन शायद, एक बच्चा पूछ रहा था, तो वो तो ऑब्वियसली नहीं आना था। ध्यान रखना ये ओपन और क्लोज का, ओपन और क्लोज का बिल्कुल ध्यान रखना कि आपका कौन सा ओपन इंटरवल आएगा, कौन सा क्लोज इंटरवल आएगा, इस पे ध्यान रखना। तो सबसे पहले तो इसका डोमेन नीचे वाला कहां 0 होगा वो चेक कर लें, x² + x+2 बराबर 0, तो x = -b + -√d, b² - 4ac अपॉन 2a, तो समझ गए नेगेटिव है तो डोमेन पूरा R। तो x की वैल्यू y की फॉर्म में फाइंड आउट करें, ऐसा, ओके। तो ये क्या आ रहा है, ये ऐसा आंसर इसलिए आ गया कि 1 को मैंने वापस क्रॉस चेक किया है, वो 1 भी ऑलरेडी आ चुका है, x बराबर -आधा पुट करके चेक करना है तो चेक कर लेना। तो जब y 1 नहीं है तो x को डिफाइंड होने के लिए d को 0 या डिफाइंड का मतलब x अगर रियल नंबर कब आएगा, जब d 0 या 0 से बड़ा होगा। y 1 लेके चल नहीं रहा हूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ये, तो d > 0 मतलब b² - 4ac, b² - 4ac > 0, y -1 को बाहर ले लिया, तो ये क्या आ जाएगा, y - 1 y - 8y - 7y -1 + 4 = 3। स्टूडेंट दोनों के शून्य यानी जीरोस फाइंड आउट कर लें, जो कि इसका क्या है -7y, देखो ऐसा निकालते हैं शून्य, y का मान 3/7, भाई इधर ले जाके निकाल लिया, 3/7 और 1 से बड़ा पुट करेंगे, 1 से बड़ा पुट करेंगे, कईयों का 7/3 आ रहा है,
क्यों आ रहा है भाई 7/3? कहां 7/3? मुझे क्यों नहीं दिख रहा? एक से बड़ा पुट करेंगे, पॉजिटिव ये, नेगेटिव ये, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और आप पॉजिटिव 0 या 0 से बड़ा चाह रहे हैं तो 3/7 से लेकर 1 तक। अब ये 1 है या नहीं, इसने तो यहां छोड़ा हुआ 1। अब ये 1 है या नहीं, ये क्रॉस चेक करने वाली बात है। ये क्रॉस चेक करने वाली बात है 1 कब आएगा, जब y बराबर 1, तब क्या होता है देखें। 1 इधर लिख दिया तो ये आएगा x² प्लस x प्लस 2 बराबर x² प्लस x जमा 1, और ये दोनों बराबर होने के कारण 2 बराबर 1 असंभव। ये कभी भी नहीं हो सकता। तो y बराबर 1 कभी नहीं आएगा, किसी x के लिए y बराबर 1 नहीं मिलने वाला है आपको। तो बच्चों इस प्रकार से स्टूडेंट आंसर आता है, देख सकते हैं आप क्रॉस चेक करके देख सकते। पिछले वाले में कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा भारी हो गई थी, इस बार वैसी भारी नहीं थी। बड़ी y बराबर 1 सर पिछले कौन से क्वेश्चन में चेंज करना है आप बता रहे? पता नहीं, एक क्वेश्चन था, किसी स्टूडेंट ने मुझे बोला था कि किसी क्वेश्चन में शायद बटा में x प्लस 5 आ गया था शायद, तो उसमें करते हुए मैंने क्लोज इंटरवल शायद -5 ले लिया होगा। वैसा कोई क्वेश्चन था, डोमेन का ही क्वेश्चन था, इतनी हिंट दे सकता हूं मैं। पता नहीं ऐसा कोई क्वेश्चन रहा होगा, अगर उसने बोला है तो मैंने मान लिया कि ऐसा होगा शायद, मुझे नहीं ध्यान है। वो आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना और कल टेस्ट दे देना जिनकी तैयारी हो गई है सेट और रिलेशन की। एक टेस्ट दे देना कल, फिर एक आधा दिन छोड़ के फिर टेस्ट दे देना। एक बच्चे ने कहा सर लॉग बेस 0.4 वाला, लॉग बेस 0.4 वाला था। हाँ वो तो हो जाता है कभी कभार, कोई दिक्कत नहीं। पता नहीं कौन से नंबर का क्वेश्चन है, मान लेता हूं 7वां। y इज इक्वल टू लॉग बेस e 3x² माइनस 4x प्लस 5। अब ऐसे क्वेश्चन पेपर में आए नहीं, बट मैं इसके साथ भी जाना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी ऐसी बात नहीं कि कभी वो ज्यादा मुश्किल या उस टाइप से थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो यहां तक भी पहुंच सकता है, कोई दो राय नहीं है कि वो यहां तक पहुंच जाए। वैसे रेंज पे वो ज्यादा काम नहीं कर रहा है, रेंज पे उसका ज्यादा ध्यान है नहीं, और रेंज अभी तक नॉर्मल ही आया है, x/x² प्लस 1 टाइप, इस टाइप के आ रहे हैं। पर फिर भी मैं चलो इस पे जाता हूं ताकि हमें एक बार थोड़ा सा पता लग जाए, ठीक है। तो y इज इक्वल टू लॉग बेस e 3x² माइनस 4x प्लस 5। देखो इसकी दो अप्रोच हो सकती है, दो तरीके से आप इसको निकाल सकते, थोड़ा विचार कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं इसके डोमेन पे आता हूं। इसका डोमेन क्या है? डोमेन के लिए इसे 0 से बड़ा होना पड़ेगा, इसे 0 से बड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि लॉग के अंदर ऐसा कुछ नहीं पुट कर सकते कि वो नेगेटिव हो जाए। डोमेन के लिए क्या होना पड़ेगा? प्रांत के लिए लॉग के अंदर वाली चीज 0 से बड़ी होनी चाहिए। जी, लॉग के अंदर वाली चीज 0 से बड़ी होनी चाहिए। बट लकीली, किस्मत से आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि इसका जो भाई कोई द्विघाती समीकरण है,
मुझे देखना है ये 0 से बड़ा कब है, बट आप d देखोगे तो इसका b स्क्वेयर माइनस 4ac। क्या आपको याद है कि अगर d नेगेटिव हो जाता था तो क्या होता था? क्या आपको याद है कि d नेगेटिव हो जाता था किसी द्विघाती समीकरण का तो आखिर क्या सिचुएशन होती थी? स्टूडेंट्स, अगर d नेगेटिव हो जाता था, ये देखो d अगर पॉजिटिव हो जाता था तो दो जगह कटा, d बराबर 0 हो जाता था एक रियल रूट, d लेस देन 0 हो जाता था कोई वास्तविक मूल नहीं, और कोई वास्तविक मूल नहीं इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब x के हर मान के लिए fx 0 से बड़ा ही रह गया। fx हमेशा 0 से बड़ा रह गया अगर d नेगेटिव आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका d नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये जो द्विघाती समीकरण है, इसका d नेगेटिव आने का मतलब है ये कभी भी किसी भी वास्तविक संख्या के लिए 0 नहीं हो रहा। d नेगेटिव का मतलब ये हमेशा 0 से बड़ा ही रहेगा। हमेशा का मतलब इसका डोमेन पूरा R होने वाला है। वैसे मैं इस क्वेश्चन को कराने में डर रहा हूं, फिर भी उम्मीद है कि मुझे डरने की जरूरत नहीं है। डरने की कोई जरूरत नहीं है ना? ठीक है, ओके, डरने की जरूरत नहीं है तो थैंक यू। एक बार फिर कोशिश कर लेता हूं। y बराबर लॉग बेस ही दिस। अब मुझे बोला जाए कि डोमेन क्या है। डोमेन का मतलब क्या पुट कर सकता हूं, और हमने बार बार पढ़ा है कि लॉग के अंदर वाली चीज 0 से बड़ी होनी चाहिए। अब आपको पता है कि अगर एक्स स्क्वेयर का गुणांक a पॉजिटिव होता है तो ऊपर वाला पैराबोला दिखता है। ये मैं कर चुका हूं। तो पैराबोला इस प्रकार का दिखेगा, यहां पर दो रियल रूट, यहां पर एक रियल रूट, यानी दोनों रियल रूट बराबर, और यहां पर कोई वास्तविक मूल नहीं। और d अगर नेगेटिव आ जाए तो मतलब कोई वास्तविक मूल नहीं, और कोई वास्तविक मूल नहीं तो जो मर्जी x पुट कर दो fx यानी y ऊपर ही ऊपर है, यानी y हमेशा पॉजिटिव। यानी इसका मतलब क्या हुआ? जिसका d नेगेटिव आ गया ये हमेशा 0 से बड़ा ही रहेगा, हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। और हमारे डोमेन में यही है कि जो पुट करके 0 से बड़ा आए हमेशा 0 से बड़ा ऊपर बड़ा रहेगा, यानी डोमेन में कुछ भी r पुट कर दो इसको 0 से बड़ा ही आना है। और जब डोमेन ऐसा आ जाए तो क्या करें? x का मान y की शक्ल में दोनों को e की पावर में चढ़ा दो। 3x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू e की पावर y। खैर अब x का मान y की शक्ल में, नोट बाद में करना, अभी सिर्फ देखते रहो। कोई इसमें कोई अंग्रेजी हिंदी नहीं है, अंग्रेजी हिंदी तो सिर्फ परिभाषा में आती है, बाकी तो वही गणित ही चल रही है। अब x का मान मैं y की शक्ल में ज्ञात कर रहा हूं। x इज इक्वल टू, ये इक्वल टू था, x इज इक्वल टू डोमेन ये है, डोमेन अगर R है तो d को क्या होना पड़ेगा? 0 या 0 से बड़ा। भाई x द्विघाती आ गया और x क्या है? वास्तविक संख्या है। और अगर यहां पर x का जो रूट है वो रियल नंबर आना होगा तो रियल नंबर x की वैल्यू कब आएगी? जब d 0 या 0 से बड़ा। तो b स्क्वेयर माइनस 4ac 16 माइनस 12 पंजे 60 प्लस 12 e की पावर y 12 e की पावर y ग्रेटर देन इक्वल टू 44 e की पावर y ग्रेटर देन इक्वल टू 11/3। दोनों साइड लॉग बेस e ले लिया।
चिन्ह में कोई बदलाव नहीं आएगा क्योंकि लॉग वर्धमान है। तो y हमेशा इससे बड़ा है। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1। बड़ा मजा मेथड नंबर 2 का है। ये तो जो हम आज तक करते आए हैं, शास्त्रों में जो लिखा है उसके ही अनुसार हुआ है। एक बार देख लें, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, इसको अच्छी तरह निहार लें। ये चीज मैंने करवाई थी, वो देखो कौन सी चीज कब काम आ रही है, इसीलिए वो पहले ही बताई जाएगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि क्वेश्चन आया, क्वेश्चन के बीच में उसको खड़ा कर दिया। थ्योरी तो पहले ही बताई जाएगी ना जी विद्यार्थीगणों। हो गया? अब ये वाला पार्ट तो जैसे एक बच्चा कह रहा है कि सर ये पता लग गया है बट ये नहीं पता लगा। ये पार्ट तो एक्चुअली आपने आज ही ज्वाइन किया है, तो ये चीज को मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। जब मैं ग्राफ्स करा रहा था ना तब ये कि भाई आप ये देखिए ना कि अगर आप किसी क्वालिटी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसके 2 रूट्स आते हैं। अब वो दोनों रूट रियल और अलग अलग भी हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट। दोनों रूट रियल और इक्वल भी हो सकते हैं। और अगर दोनों रूट रियल नहीं है यानी दोनों इमेजिनरी हैं, तो यानी इमेजिनरी लाइन को एक बार भी नहीं काटेगा कर्व, और इमेजिनरी लाइन को एक बार भी नहीं काटेगा मतलब कर्व ऊपर ही रह गया। यानी अब देखिए x की इस वैल्यू के लिए, इस x की इस वैल्यू के लिए आपका ये आंसर आया है। तो x आप कुछ भी पुट कर दीजिए, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो y आएगा वो हमेशा आपको कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। तो इसका मतलब अगर d नेगेटिव होता है, जब कोई रियल रूट नहीं होता है, तो x की हर वैल्यू के लिए fx आपको 0 से बड़ा ही देगा। e की पावर y कांस्टेंट है कैसे सर? किसने कहा कांस्टेंट है? e की पावर y ग्रेटर देन इक्वल टू 11/3, तो वहां से ये आ गया। इसका मतलब ये हुआ y ऐसी वैल्यू है कि e की पावर में वो चढ़ जाए। y वो संख्याएं हैं कि e की पावर में उस y को रखा जाए। यानी y ऐसा रेंज है, रेंज में क्या क्या आ रहा है, रेंज में वो सभी y आ रहे हैं कि e की पावर में उसको रखने के बाद 11/3 से बड़ा आंसर आ रहा है। आपको तो यहां से y निकालना है, उसके बाद बीच में कहां दिमाग लगा रहे हो भाई? आपने साफ कह दिया डोमेन आर आ गया। डोमेन आर आ गया है मतलब
अब आप x को कुछ भी पुट करें तो अब आप सॉल्व करके x की वैल्यू y की टर्म में निकाल रहे हैं। और अगर इसको अब रियल आना है x की वैल्यू को, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रियल रूट कब आते हैं? जब d 0 या 0 से बड़ा हो। तो अब आप यहां से सॉल्व करने का मतलब किस y के लिए d 0 या 0 से बड़ा है वो निकाल दिया, कैलकुलेशन से। उसके बाद सो देखिए, अगर मैं आऊं मेथड नंबर 2 पे, चीज को घर पे समझिए, मैं तो साफ कह रहा हूं आपको, रेंज जो है दैट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। डोमेन में मैंने आपको कहा था रात को सो के सुबह उठे डोमेन आ गया, रेंज तो जिंदगी भर चलेगा। पेपर वाला रेंज तो खत्म हो चुका है। अब आप एक चीज देखें, अगर ऐसा देखना चाहता, मैं तो आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि कोई इसका सर पैर नहीं है रेंज का। अब आपको साफ पता है सर लॉग फंक्शन तो वर्धमान फलन है कि नहीं? बिल्कुल है। और लॉग फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है। सॉरी सर, लॉग फंक्शन वर्धमान है कि नहीं? बिल्कुल है। और लॉग फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, लगातार चलता भी है, बिल्कुल चलता है। तो इससे क्या पता लगा? और लॉग, इसका मतलब वर्धमान का मतलब छोटे का आंसर छोटा, बड़े का आंसर बड़ा। तो लॉग के अंदर जितनी छोटी चीज डालोगे, अगर मान लो आपका डोमेन होता 2 से 5 मान लो, तो और लॉग फंक्शन होता, ये होता ऐसा, मान लो, मान रहा हूं, तो अब आपको बोला जाता रेंज क्या है? आप कहते सर लॉग तो बढ़ ही रहा है, सबसे छोटा पुट करने पर सबसे छोटी वैल्यू, सबसे बड़ा नंबर पुट करने पर सबसे बड़ी वैल्यू। सर ये रहा रेंज। मैं कहूंगा क्यों भाई, ये कैसे लिख दिया भाई? सर सबसे छोटा नंबर पुट करने में सबसे छोटा आंसर, सबसे बड़ा पुट करने में सबसे बड़ा आंसर। क्यों? सर लॉग तो वर्धमान है ना, तो बीच वाले पॉइंट आ रहे हैं क्या? अरे लॉग सर कुछ छोड़ता ही नहीं है, संतत है, लगातार चलता ही जा रहा है, कुछ ब्रेक नहीं हो रहा। अच्छा ओके, तो सर ये भी तो लॉग के अंदर ये रहा। तो ये जब होगा सबसे छोटा तो सबसे छोटा नंबर, ये सबसे बड़ा तो सबसे बड़ा नंबर। अब आपको देखना है ये सबसे छोटा कब देगा। ये आपके पास एक बहुपद है जो सबसे छोटी वैल्यू कब देगा और सबसे बड़ी वैल्यू कब देगा। बस आप ये बता दो इसकी सबसे छोटी वैल्यू किस पॉइंट पे आती है। सर इसकी सबसे छोटी वैल्यू होती है -d/4a और सबसे बड़ी वैल्यू इन्फिनिटी होती है। सर ऐसा हम जानते हैं। ये अगर आपके पास कोई बहुपद है px, तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या -d/4a होती है कि नहीं? मुझे बता दें भाई। लॉग के अंदर जो भी है ये पढ़ा, जिस दिन ये सबसे छोटा होगा तो सबसे छोटा निकलेगा, सबसे बड़ा होगा तो सबसे बड़ा निकलेगा। तो सबसे छोटा तो सर -d/4a है। तो देखें d क्या होता है, निकाल लेते हैं। b² -4ac 16 - 60 - 44 और माइनस लगे तो 44/12 और इन्फिनिटी। तो सबसे छोटा, ये सबसे छोटा क्या है? ये जो चीज है ये 44/12 का मतलब 11/3 से इन्फिनिटी तक है ये जो है। तो लॉग के अंदर सबसे छोटा नंबर गया तो सबसे छोटी वैल्यू, सबसे बड़ा नंबर गया तो सबसे बड़ी वैल्यू। लॉग इन्फिनिटी क्या होता है? लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। सर ये रहा, लीजिए काम खत्म। और बीच की कोई वैल्यू छोड़ेगा नहीं क्योंकि लॉग तो वर्धमान है सर। देवेंद्र जी कह रहे हैं -d/4a कैसे आया? -d/4a कैसे आया? वेरी गुड। अगला भी एक बार फिर बच्चा पूछ रहा -d/4a कहां से आया? तभी तो मैंने कहा था मुश्किल है क्वेश्चन, पता नहीं होगा कि नहीं मुझसे। ऐसा है जब मैंने कह दिया कि द्विघाती समीकरण है
तो द्विघाती समीकरण जब मैंने कराया था ax² + bx + c, तो मैंने क्या कहा था, इस द्विघाती समीकरण की सबसे छोटी वैल्यू, इसका रेंज नहीं करवाया था मैंने, इसकी सबसे छोटी वैल्यू होती है -d/4a। इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या है, -d/4a ही तो है। इस इक्वेशन की अगर a 0 से बड़ा है, अगर a 0 से बड़ा है, ऐसा मैंने कराया था, इसका रेंज क्या था, -d/4a से अनंत था। चलो मैं बैठता हूं, आप एक बार पीछे चेक करो कि ऐसा था कि नहीं, कॉपी में देख लो अपनी। मैंने ax² + bx + c करवाया होगा, करवाया कि नहीं, पहले ये बता दो, ये बता दो मुझे, करवाया है कि नहीं। हाँ था सर, तो फिर क्या है, तो जब था, उसी बच्चे ने बोला है था जिसने क्वेश्चन पूछा था, तो ये द्विघाती समीकरण है, इसकी ये जो है, ये क्वांटिटी, मतलब लॉग के अंदर तो ये पूरा गया है ना, यहां की तरह लॉग के अंदर x सुनना है, लॉग के अंदर ये गया है, तो x के अलग अलग मान के लिए इसका अलग अलग नंबर आता जाएगा, क्योंकि डोमेन तो पूरा आ रहा है, मगर ये सबसे छोटा होगा -d/4a, यानी ये सबसे छोटा होगा 11/3। अरे इसकी सबसे छोटी वैल्यू ये ऐसा होगा, कोई कुछ भी है ऐसा, यानी किसी पॉइंट पे सबसे छोटी वैल्यू है 11/3 ऐसे। सर ये ऊपर क्यों बना दिया, अरे अभी तो पढ़ा था ये हमेशा 0 से बड़ा है, क्योंकि इसका कोई वास्तविक मूल ही नहीं है। चलो इसका ग्राफ बनाता हूं मैं, छोड़ दो, तभी तो मैंने कहा था क्वेश्चन गलत है, ऐसा। और जबकि ये अगर सोचो, तभी तो कह रेंज, मजा तो इसी में है, उसमें मजा नहीं था जो पहले किया, मजा तो इसमें है, यहां क्वेश्चन स्टार्ट किया, यहां खत्म। px बराबर दिस, ऐसा। अब अगर ये क्वेश्चन है, तो अब मैं इसका निकालूंगा, भाई इसके रूट्स क्या क्या हैं, भाई x को 0 पुट करें तो y 5, लीजिए सर, y को 0 पुट करें, इसको y ही नाम दे देता हूं, चलो, y को 0 पुट करें तो यहां पर x का कोई वास्तविक मूल ही नहीं आ रहा, तो अब सबसे छोटी वैल्यू जिस पॉइंट पर होती है वो होता है -b/2a, -b/2a, यानी 4/6, यानी 2/3। सर 2/3 पर सबसे छोटी वैल्यू आने वाली है, ठीक है बच्चे, ये रहा, और वो सबसे छोटी वैल्यू आनी क्या है, वो 2/3 पुट करके देख लो, 2/3 पुट किया इधर, और y की वैल्यू आ गई 11/3, ये पॉइंट है 2/3, 11/3, इसका मतलब है ये 11/3। तो अब इसका मतलब है ये जो चीज है इसकी वैल्यू कहां से है, 11/3 से बड़ी बड़ी वैल्यू है, x के अलग 2/3 पुट करके 11/3, कुछ और पुट करोगे तो कुछ और, तो इसकी वैल्यू हमेशा 11/3 से लेकर अनंत तक जा रही है। तो ये जो है ये 11/3 से लेके अनंत तक अपना मान रखता है, ये द्विघाती समीकरण। तो लॉग के अंदर x थोड़ी ना गया है, लॉग के अंदर तो ये पूरा द्विघाती समीकरण चला गया, x के अलग अलग मान के लिए द्विघाती समीकरण बदलता गया लॉग, फिर बाद में लॉग लगा, तो जब ये अलग अलग मान आते गए तो ये किसी टाइम 11/3 भी गया और सबसे बड़ा गया अनंत की तरफ जाते हुए, और लॉग क्योंकि वर्धमान है और वो भी कॉन्टिन्यूअस है, तो बस लॉग 11/3 से लॉग इन्फिनिटी आंसर आ गया, और लॉग इन्फिनिटी लकीली इन्फिनिटी ही होता है। हाँ विद्यार्थी गणों, जी देखो रेंज का मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, कोई दीन मान नहीं है, कोई भी दीन मान नहीं है,
सबूत दूं आपको, कोई दीन मानी। पेपर के लिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर के लिए है जो अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। क्वेश्चन ये भी आ सकता था पेपर में, क्योंकि इसमें ये ब्यूटी थी, अगर वो दूसरे हिसाब से सोचे तो नहीं आ सकता, अच्छा पेपर आएगा तो ये आ सकता है। और ऐसा नहीं, जो भी मैं क्लास में करा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में आपको टक्कर सकते हैं। जैसे अब ये क्वेश्चन है, सिर्फ आप ये कॉपी भी करके चले जाओगे रेंज में तो काफी है। अब ये क्वेश्चन है, इसका कोई वजूद थोड़ा ना कि ये क्या है। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं रेंज में मैंने क्यों कहा है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, जिंदगी भर चलेगा। एफ एक्स बराबर ये, नहीं समझ आ रहा रेंज क्या है। उस दिन मैंने साइन कॉस वाले कराए थे, वो तो ठीक है, पता लग गया कि अगर किसी तरह साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दें तो हम निकाल सकते हैं। किसी तरह प्रॉब्लम को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दें तो निकाल सकते हैं। जैसे उस दिन मैं क्वेश्चन करा रहा था साइन कॉस वाले, उस दिन क्वेश्चन करा रहा था, एक बच्चे ने कहा सर मैक्सिमम तो इन्फिनिटी तक जाएगा। थैंक यू वेरी मच जिस बच्चे ने कहा, क्योंकि उसने देखा सर जैसे जैसे एक्स जीरो पे जाएगा ना साइन बढ़ेगा जीरो की तरफ और 1/0 अनंत की तरफ भागेगा। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, उसने बिल्कुल सही कहा है। ये तो मैं कह रहा हूं ना, कोई ऐसा नहीं है इसमें, तो पुट करके आंसर क्या क्या आ सकता है। अब जैसे वो उस दिन मैं साइन कॉस बता रहा था, तो हमारी कोशिश क्या थी किसी तरह साइन कॉस का बन जाए, क्योंकि साइन कॉस की वैल्यू पता है मुझे, साइन -1 और 1 के बीच में, कॉस -1 और 1 के बीच में, बाकी कहीं दिक्कत नहीं आती है। और फंक्शन में टाइम लगाना इसलिए भी जरूरी होता है कि उस पर पूरा कैलकुलस बेस्ड है। अब जैसे किसी को ये करना होता तो एफ एक्स बराबर ये, ठीक है साइन साइन दिख रहा है, एक बार कोशिश कर लेते हैं। हमें पता है हम साइन के साथ शायद कुछ ना कुछ कर पाए, साइन के साथ शायद कुछ ना कुछ कर पाए। तो देखिए अब क्या कर सकते हो, इसमें गुना करने पे 6 ऐसे 5, मगर उससे क्या होगा सर, ऐसे 6 और 5 करोगे तो कोई बात नहीं, साइन की वैल्यू निकलनी चाहिए, साइन कॉस में बनाना पड़ेगा। इसके आधे का स्क्वायर जोड़ दिया और घटा दिया, अब ये वही फंक्शन बन गया। अब आपको पता है साइन एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है। -5/2 और कर दे, ऐसी हो गई। स्क्वायर कर दे, भाई ये जो फंक्शन आ गया है अब आप देख रहे हो इसकी वैल्यू -7/2 और -3/2 के बीच में है। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, ये 9/4 से 49/4। याद करो मैंने लास्ट क्लास में जब कराए थे साइन एक्स के क्वेश्चन वगैरह ऐसे तो होते थे। हमारी कोशिश क्या है, सब क्वेश्चनों को साइन एक्स की तरफ बना दे, साइन एक्स कॉस एक्स, क्योंकि उस फॉर्म में मैं जानता हूं, मैं जिसमें जानता हूं कोशिश करते थे हम। उस दिन भी मैंने कल लास्ट क्लास में किया था, मैं कुछ इस प्रकार के फॉर्म बनाने की कोशिश कर रहा था। अब क्या है, -49/4 कर दो, -49/4 करेंगे
तो ये क्या बन जाएगा, पूरे में -49/4 कर दो, तो -49/4 -40/4 ऐसा। तो fx की वैल्यू -10 और 0 के बीच में आ जाएगी। तो आपने देखा बेसिकली इसमें हम क्या करते, ट्रिग्नोमेट्री में तो हमारा हमेशा ये खेल रहेगा कि इसको उस तरीके से बनाने को, अगर इसको वैसे बना सकते हो तो बनाओ, वरना कुछ और सोचो। बट ये भी बड़ा स्पेशल है कि 1/sin x + 1/cos x है, वरना अभी तक मैंने सारे क्वेश्चन ऐसे किए हैं। वो तो देखने वाली बात है, कौन इसको कैसे देख सकता है। मैंने आपको बार बार बोल रहा हूं कि मैथमेटिक्स में पूरे में कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो इस टाइप से चलेगा जो कि रेंज है। रेंज आप 1 साल क्या जिंदगी भर भी करो तो भी कम है। अब ये है, एक बच्चे ने कहा सर पॉजिटिव रियल नंबर होगा, उसने ये भी अच्छा बोला है कि आंसर तो सर कभी नेगेटिव आएगा नहीं। बिल्कुल, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, इसमें भी कोई डाउट नहीं, आंसर इन्फिनिटी तक जाएगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अब वो देखने को देख सकता है कि सर अगर ये गुना हो जाए तो sin 2x का फॉर्मूला बन रहा है, और साइन के बारे में मैं जानता हूं, और अभी तक मैं बार बार यही तो काम कर रहा हूं, जब तक मैं इकट्ठा ना कर लूं मेरे लिए कोई काम नहीं है। मैं सिर्फ साइन को जानता हूं, कॉस को जानता हूं, जिनकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में है। और बार बार एक बच्चा कह रहा है ऑप्शन से कैसे करते हैं, रेंज है, ऑप्शन से थोड़ा ना होता है रेंज। डोमेन था तो बता दिया, ये तो है कि पुट करके सॉल्व करके कैसे आएगा। अगर ऐसे हर चीज ऑप्शन से होगी, जितनी चीजें ऑप्शन से होगी सब बताऊंगा। अब उसमें देखने वाला मतलब मेहनत नहीं करना चाहते, सब कुछ ऑप्शन से करना चाहते हो, वेरी गुड। कैसे कर पाते हो सब? हाँ जी, इसको गुना में इकट्ठा करना चाहता हूं, और आपको पता है इकट्ठा करने के लिए एक बेस्ट चीज हमने जीवन में कभी ना कभी पढ़ी होगी, AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM। ये शायद मैंने कल या परसों में भी बात यूज किया था कि नहीं? समांतर माध्य इज ग्रेटर देन इक्वल टू गुणोत्तर माध्य। तो a + b/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू √(a × b। ये थोड़ा सा गुना करना चाहता हूं मैं बस, और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, मैं sin 2x बनाना चाहता हूं। तो ये क्या है, ये तो fx है। fx हमेशा किससे बड़ा है? fx हमेशा 2 टाइम, तो यहां 2 ऊपर और 2 नीचे, 2 sin x cos x क्या हो गया, sin 2x, जो कि ऊपर बन गया cosec 2x। 2 से ऊपर 2 से नीचे। कोसेक की वैल्यू क्या होती है अब ये बता दो। अगर अब आपने ग्राफ मैंने इसी तो कराया था, कोसेक की वैल्यू सर अगर पॉजिटिव है तब तो कोसेक की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक जाएगी। दो मिनट में कोसेक की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी, देख लो अभी, पीठ से पीठ मिला लो, याद है? पीठ से पीठ मिला लो। हाँ कुलजीत, याद है? अब ऐसा रिप्लाई नहीं दोगे तो मैं ऐसे आसान आसान क्वेश्चन कराओगे ना, मजा आ जाएगा तुम सबको पेपर से पहले पहले। वो तरीका है अपने पास।
तो याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो कोसिकेंट की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाती है। जब 2 गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट में है 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये क्वेश्चन पता है क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरपीएससी को एएम और जीएम बड़ा पसंद है। सॉरी, आरपीएससी को एएम और जीएम बहुत पसंद है। एएम और जीएम वाली असमीका है ना, ये बहुत पसंद है। कभी ऐसा दे देता है और कुछ कुछ पूछ लेता है, और ये सब चीजों में कहीं ना कहीं कभी बोल देता है पहले n नेचुरल नंबर के साथ ये किया, उसका गुना ऐसा था, कम से कम गुना कितना होगा। ऐसे जो क्वेश्चन है ना, वो सब एएम और जीएम के भाई है। तो आरपीएससी को कहीं ना कहीं एएम और जीएम पसंद है, तो इसीलिए, और ऊपर से साइन और कॉस ट्रिग्नोमेट्री भी वही बात है। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 लाइन का ही बन रहा था, तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। क्योंकि वो इतना जरूर आपसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि भाई एएम और जीएम आप इतना जानो। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में इतनी बुरी बात नहीं है कि भाई कभी नहीं आ सकता। सर मुझे नहीं लग रहा कि ये जिंदगी में कभी आएगा। शक्ल कैसी लग रही है इसकी, आने लायक शक्ल है कि नहीं? जी मनीष जी, तो शक्ल है आने लायक, ऐसी कोई बात नहीं। तो ठीक है, कल मिलते हैं। कुछ समझ आया क्या?